मेरा नाम रश्मिका है। वो कौन सी घड़ी थी जिसमें मैं तुझे अपने घर की बहू बनाकर लाई थी? तुझ जैसी मनहूस, लंगड़ी और बदसूरत लड़की को अपने घर की बहू बनाने से पहले मैंने कुछ सोचा क्यों नहीं? जिस दिन से इस घर में आई है, मेरे बेटे की जिंदगी तूने बर्बाद करके रख दी है। ऊपर वाला करे कि जैसे तू बदसूरत और लंगड़ी है, वैसे ही तेरा आने वाला बच्चा भी लंगड़ा हो। मेरी सास मुझे बद्दुआएं दे रही थी तो मेरा दिल दर्द से फटने लगा। मैंने बस आसमान की तरफ देखा और कहा कि हे भगवान, तू ही मेरा इंसाफ करेगा। आखिर मैं ये शब्द कब तक बर्दाश्त करूं? मैं माँ बनने वाली थी और जिस दिन से मेरी सास को ये खबर लगी थी, उन्होंने यही शब्द दोहरा दोहरा कर मेरी जिंदगी को अजीरन कर दिया था। मैं अपनी सास से कुछ नहीं कहती थी, बस खामोशी से सब कुछ बर्दाश्त करती रहती थी। दिन इसी तरह से गुजरने लगे कि अचानक मेरी वही सास मेरे पास आई और मेरे कदमों में गिरकर माफ़ी मांगने लगी। अपनी सास को अपनी आंखों के सामने इस तरह तड़पते हुए देखकर मैंने उन्हें गले से लगा लिया और पूछा कि आखिर क्या हुआ है। तो अचानक उन्होंने अपना पैर मेरे आगे किया और टांग से अपना कपड़ा उठाकर मुझे जब अपनी पूरी टांग दिखाई तो मेरी एक जोरदार चीख निकल गई थी। बचपन से ही लोग मुझे तरस भरी नज़रों से देखते थे। मैं बचपन से ही लंगड़ी नहीं थी, लेकिन मैं बहुत काली, मोटी और भद्दी सी दिखने वाली लड़की थी। मैं खुद को आम लड़कियों से कम नहीं समझती थी। मेरी माँ हमेशा कहती थी कि बेटा, लोग क्या कहते हैं ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन ऊपर वाला तुम्हारे दिल को देखता है। मैंने हमेशा अपनी माँ की इस बात को याद रखा था। मेरे साथ हमेशा गलत होता रहा था। मुझे याद है जब मैं छोटी थी, जब पहली बार पापा के मर जाने के बाद मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा था, क्योंकि जब मेरे पापा जिंदा थे तो कभी भी उन्होंने माँ की आंखों में आंसू नहीं आने दिए थे। मेरे पापा हम लोगों को खुशी इतना रखते थे कि उनके होते हुए कभी ना तो हमसे किसी ने कुछ कहा था और ना ही हमें किसी चीज़ की कमी महसूस हुई थी। लेकिन मेरे पापा दिल के मरीज थे। दिल का दौरा पड़ने से एक दिन उनकी आंखें ऐसे बंद हुई कि कभी दोबारा खुल ही न सकी। बस फिर पापा के मरने के बाद हमारी ज़िंदगी में परेशानियां आनी शुरू हो गईं। उस दिन जब पहली बार मैंने अपनी माँ को रोते हुए देखा तो मेरा दिल बहुत दुखा था। मैं बार बार पापा से कह रही थी कि उठ जाओ, आपको आपकी बेटी की कसम, लेकिन पापा तो फिर भी नहीं उठ रहे थे। हम लोग ज़्यादा अमीर नहीं थे, लेकिन मेरे पापा बड़ी मेहनत से हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी किया करते थे। मगर उनके जाने के बाद हमारे दिन खराब होते चले गए। मुझ में जितनी भी कमी थी वो मुझे बचपन में तो पता न चल सकी, लेकिन जब मैं बड़ी होती गई धीरे धीरे मेरी कमियों में बढ़ोतरी होती गई। पापा के मर जाने के बाद मुझे और मेरी माँ को उनके सारे रिश्तेदार अकेला छोड़कर चले गए थे। किसी ने भी हमें नहीं समझा था। बस फिर उसके बाद हम दोनों माँ बेटी की कड़ी परीक्षा शुरू हो गई थी। मेरी माँ ने मजबूरी में आकर प्लास्टिक बनाने वाली एक फैक्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था ताकि उन्हें कुछ पैसे मिल सके। वहाँ पर कुछ औरतें भी काम किया करती थी। माँ मुझे भी अपने साथ लेकर जाना चाहती थी, लेकिन जब मेरी माँ ने फैक्ट्री का माहौल देखा कि वहाँ पर मेरी माँ पर ही कुछ लोग नज़र रखते हैं, इसलिए उन्होंने मुझे वहाँ लेकर जाने का इरादा तर्क कर दिया। मैं पढ़ना चाहती थी, लेकिन घर के हालात ऐसे थे कि हमारे लिए 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल हो रही थी। मगर फिर भी मेरी माँ ने मेहनत करके जैसे तैसे मुझे शिक्षा हासिल करवाई, मुझे स्कूल भेजा। मैं भी पढ़ने में बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने कभी अपनी माँ को निराश नहीं किया और दिन रात पढ़ाई में लगी रहती थी। घर के कामकाज भी करती थी, अपनी माँ के लिए खाना भी बनाया करती थी ताकि थकी हारी मेरी माँ काम से वापस आए तो उन्हें भरपेट खाना मिल जाए। लेकिन मैंने देखा था कि गुजरते हुए समय के साथ हमेशा मेरी माँ परेशान रहती थी। जैसे जैसे समय गुजरता गया और मैं जवान हो गई थी, मेरा इंटर कंप्लीट हो चुका था, मैं कॉलेज में एडमिशन लेना चाहती थी। माँ ने कहा था कि बेटा, मैं तुम्हारी ख्वाहिश ज़रूर पूरी करूँगी। माँ ने मेरा कॉलेज में एडमिशन करवाने के लिए अपने फैक्ट्री के मालिक से कुछ रकम उधार ली थी और उनसे कहा था कि वो जल्द ही हर महीने काम करके उनकी पूरी रकम चुका देंगी, और इस तरह मेरा कॉलेज में एडमिशन हो गया था। मेरी माँ ने सारी ज़िंदगी बड़ी मेहनत की थी। मैंने देखा था कि माँ मुझे हमेशा परेशान नज़र आती थी, क्योंकि मोहल्ले की औरतें बार बार उनसे कहती थी कि तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, मगर हमें उस पर बड़ा अफसोस होता है, वो कभी किसी के घर की बहू नहीं बन सकेगी। क्योंकि आज के ज़माने में लड़की का पढ़ा लिखा होना ज़रूरी नहीं, सुंदर होना बहुत ज़रूरी है। एक सुंदर लड़की को हर कोई अपने घर की बहू बनाने के लिए तैयार रहता है। मेरी माँ ये बात सुनकर बहुत उदास हो जाती थी और वो सोचती थी कि लोगों की कही बात कहीं सच ना हो जाए।
मोहल्ले के लोग मेरी माँ को बहुत परेशान किया करते थे। हमेशा उनसे मेरे ही बारे में बातें करते रहते थे। मेरी माँ कई बार तो उनको जवाब दे चुकी थी कि मेरी बेटी शक्ल की अच्छी नहीं तो क्या हुआ, मगर उसका मन बहुत अच्छा है। लेकिन मोहल्ले की औरतें मुंह बनाकर चल दिया करती थी, मगर अपनी हरकतों से बाज नहीं आती थी। कभी कभी मैं भी सोचती थी कि मैं उनको जवाब दूं, मगर मैं अपनी माँ की तरफ देखती जो हमेशा खामोश रहती थी। मैंने भी खामोशी को चुन लिया, क्योंकि मैं जानती थी कि मेरी जीत का असली जवाब वक्त देगा। उसी दिन मैंने अपनी माँ को एक और आजमाइश से गुजरते हुए देखा। जब मैं कमरे में दाखिल हुई तो मैंने देखा कि हमारे यहाँ मेरे चाचा चाची आए हुए थे। मेरे चाचा जी अपनी बेटी की शादी करने जा रहे थे, जो उम्र में मुझसे छोटी थी, लेकिन वो लोग मेरी माँ को भी कम बातें नहीं सुना रहे थे। कहने को तो वो हमारे रिश्तेदार थे, लेकिन कभी उन्होंने हमारे सुख दुख में साथ नहीं दिया था। मैंने देखा था कि मेरी चाची अजीब सी नज़र बनाकर मेरी माँ से कह रही थी कि तुम्हारी बेटी तो सारी उम्र बैठकर खाएगी, शादी तो कोई करेगा नहीं इससे। उनके मुंह से ऐसी बातें सुनकर मेरी माँ के चेहरे पर दुख था, मगर वो खामोश रही। मैंने पहली बार महसूस किया कि शब्द जख्मों से ज्यादा गहरे होते हैं। उस दिन मैंने खुद से वादा किया कि मैं अपनी तकदीर खुद बनाऊंगी, क्योंकि बचपन से लेकर अब तक मैं देखती आ रही थी कि कोई भी हमारे साथ नहीं था। मैं स्कूल जाती थी, फिर बड़े होने के बाद कॉलेज गई, लेकिन स्कूल से लेकर कॉलेज तक के सफ़र में मेरा सामना बहुत सारी लड़कियों से हुआ था, मगर कोई भी मेरी सहेली नहीं बन सकती थी। लड़कियां मेरी बदसूरती देखकर मुझसे दूर भागती थी। कोई भी मुझसे दोस्ती नहीं करना चाहता था। मैं मोहल्ले की लड़कियों को आपस में खेलता हुआ देखती थी, लेकिन कोई भी लड़की मेरे साथ नहीं खेलती थी। हर कोई मुझसे दूर भागती थी, कहती थी कि तू बहुत ही काली है, हमें तेरे साथ नहीं खेलना। और तो और वो मेरी बदसूरती का मजाक बनाया करती थी। कई सालों से मैं अपनी बदसूरती का मजाक लोगों को उड़ाते हुए देखती आई थी। रात के समय जब मैं अपनी माँ के साथ बैठती तो उन्होंने मेरा हाथ थामकर कहा कि बेटा, कभी हिम्मत ना हारना। लोग सिर्फ देखते हैं, मगर ऊपर वाला फैसला करता है। तुम पढ़ने में बहुत अच्छी हो, तुम्हारी मेहनत एक दिन सबको खामोश कर देगी। कुछ दिन बाद मैं एक करीबी बाजार में गई, जहाँ मेरी एक पुरानी मोहल्ले की आंटी मिली। वो एक रिश्ता करने वाली फेमस औरत थी, और वो मेरी माँ को देखकर कहने लगी कि तुम्हारी बेटी जवान हो गई है, अफसोस है कि इसका भाग्य अच्छा नहीं है। कौन करेगा इससे शादी? ना तो ये रंग रूप की अच्छी है, और ना ही इसका शरीर ऐसा है कि लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करवा सके। इसका मोटापा इसकी बदसूरती को और बढ़ा देता है। मेरी माँ ने उनसे कह रखा था कि मेरी बेटी के लिए भी कोई रिश्ता बताना, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रही थी। उन्होंने कहा कि कोई आम लड़का तो इससे शादी नहीं करेगा, किसी लाचार या फिर किसी भिखारी वगैरह से ही तुम्हारी बेटी की शादी हो सकती है। मैं इसका रिश्ता नहीं करवा सकती। मेरी आंखों में तो आंसू आ गए थे। मेरी वजह से मेरी माँ भी खामोश थी। मैं अंदर से टूट चुकी थी। मैंने खुद से वादा किया कि मैं दुनिया को साबित करके दिखाऊंगी कि एक बदसूरत और भद्दे शरीर वाली लड़की अगर इरादा कर ले तो दुनिया का सबसे मजबूत इंसान बन सकता है। उस रात मैंने फिर ऊपर वाले से बात की और रोते हुए उनको अपनी परेशानी के बारे में बताया। मैंने सब्र किया कि भगवान मुझे हिम्मत दे। मैं दुनिया को दिखाना चाहती हूँ कि तेरे फैसले सबसे बेहतरीन होते हैं। वो लम्हा मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बदलने वाला था। मैंने फैसला कर लिया था कि अब मैं खुद को किसी से कम महसूस नहीं करूँगी। मैंने पढ़ाई में पूरा ध्यान देने का फैसला किया और पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी। मैंने हर मौका हासिल करना चाहा जहां मैं खुद को मजबूत कर सकूं। यह मेरी परीक्षा थी और मैंने खुद से वादा कर लिया था कि मैं अब कभी हार नहीं मानूंगी। मैं जानती थी कि मेरा सब्र और मेहनत एक दिन मेरा फ्यूचर बदल देगी, और वो दिन बहुत करीब था। वक्त तेज़ी से गुजरता गया। मेरी ज़िंदगी में कई उतार चढ़ाव आए, मगर मैंने सब्र करना नहीं छोड़ा। मैं जानती थी कि मेरा सब्र और मेहनत एक न एक दिन तो ज़रूर रंग लाएगा, और वो दिन फ़िलहाल आ ही गया था। मैंने अपनी एजुकेशन पूरी कर ली और एक बड़ी कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई। ये लम्हा मेरे लिए किसी सपने की तरह था। वो ही लड़की जिसे उसकी बदसूरती की वजह से बचपन से कमज़ोर समझा गया था, जिस पर हमेशा नेगेटिव कमेंट्स किए गए, आज एक काबिल और मेहनती लड़की बन चुकी थी। जब मुझे पहली सैलरी मिली तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं सीधा घर पहुंची और माँ के हाथ में अपनी पहली सैलरी रख दी। माँ, ये मेरी पहली सैलरी है, उसी मेहनत का नतीजा जिसमें आपने मेरा बराबर से साथ दिया। अब आपको नौकरी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आपकी बेटी कमाया करेगी और आप घर बैठकर आराम करोगी। वैसे भी कई सालों से मेरी माँ नौकरी करते करते थक चुकी थी।
अब उनकी बेटी इस काबिल हो गई थी कि उन्हें आराम दे सकती है। मेरी सैलरी अपने हाथों में रखते हुए मेरी माँ की आंखें नम हो गईं। उन्होंने रोते हुए कहा कि बेटा, तुमने मेरा सर गर्व से ऊंचा कर दिया। ये वो शब्द हैं जो मेरे दिल को भा रहे थे। मुझे लगा कि जैसे मेरी सारी मेहनत रंग ले आई है। मैंने अपनी माँ के चेहरे पर सुकून देखा था, मगर ये खुशी सबके लिए खुशी की वजह नहीं थी। आसपास के लोगों को जब ये बात पता चली कि मेरी अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई है और मैं अच्छा कमाने लग गई हूँ, तो सारे ही लोग जलकर राख हो गए थे। सबको लगता था कि अब मैं कमाने वाली हो गई हूँ, इसलिए मेरे घर के हालात अब बेहतर हो जाएंगे। और ये सच था। मैंने अपनी मेहनत की कमाई से अपने घर के हालातों को ठीक कर लिया था। पड़ोस की औरतें मेरी माँ से आकर कहती थी कि तुम्हारी बेटी बिगड़ जाएगी, शादी करने की उम्र में तुमने उसे नौकरी करने के लिए भेज दिया। मेरी माँ उन लोगों से कहती थी कि मुझे अपनी बेटी पर पूरा भरोसा है, मेरी बेटी कभी कुछ गलत नहीं करेगी, मेरी बेटी बहुत अच्छी और समझदार है। दिन गुजरते जा रहे थे और धीरे धीरे मैं अपनी नौकरी में कामयाब होती जा रही थी। एक दिन हमारे मोहल्ले से ही मेरा रिश्ता आया। मेरी उम्र अब काफ़ी हो चुकी थी। ये रिश्ता मेरे लिए नहीं आया था, बल्कि मेरी नौकरी देखकर आया था, क्योंकि लोगों को उम्मीद नहीं थी कि मैं अपनी मेहनत की कमाई से अपनी ज़िंदगी को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकती हूँ। मैंने अपने घर में अच्छा और नया फर्नीचर मंगवा लिया था। माँ के लिए एक नौकरानी रख दी थी, क्योंकि वो ज़्यादा काम नहीं कर सकती थी, और फिर हम दो ही तो लोग थे और एक दूसरे का सहारा थे। मेरी माँ की ज़िंदगी सुकून और आराम से गुजर रही थी। लोगों ने देखा कि भले ही मेरी शक्ल सूरत अच्छी नहीं है, लेकिन मैं नौकरी कर रही हूँ, अच्छा कमा रही हूँ। मैंने घर को भी बेहतर कर लिया है, इसीलिए ये रिश्ता खुद चलकर हमारे घर आया था। वो हमारे पीछे वाले मोहल्ले का रिश्ता था, और जो औरत अपने बेटे का रिश्ता मेरे लिए लेकर आई थी, उसका बेटा दिखने में काफ़ी सुंदर था, और वो जिस जगह नौकरी करता था वहाँ उसकी सैलरी ज़्यादा नहीं थी। वो उस औरत का इकलौता बेटा था। वो अच्छे खाते पीते लोग थे। मेरी माँ के लिए इससे बड़ी खुशकिस्मती की बात और क्या हो सकती थी कि उनकी बेटी का रिश्ता खुद चलकर घर आया है, जिसने कभी इस बात की उम्मीद ही उठाकर रख दी थी कि उनकी बेटी की शादी किसी अच्छे परिवार में हो सकती है। क्योंकि लोग हमेशा मेरी माँ को यही ताने दिया करते थे कि तुम्हारी मोटी और काली लड़की की शादी कभी भी अच्छे घर में नहीं होगी, या फिर इसकी तो कभी शादी ही नहीं होगी, क्योंकि कोई भी उसे पसंद नहीं करता। लेकिन अब सब लोग हैरान रह गए थे कि मेरे लिए इतने अच्छे परिवार का और इतने अच्छे लड़के का रिश्ता आया था। मेरी माँ ने तो खुशी खुशी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था, क्योंकि रिश्ते से इनकार करने की कोई वजह ही नहीं थी। मैं भी खुश थी। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि मेरी भी शादी होगी। मैंने तो उम्मीद ही उठाकर रख दी थी कि कभी मेरी शादी हो सकती है, और लोगों की बातें सुनकर मैं समझ भी गई थी कि अगर मेरी शादी नहीं हुई तो मैं अपनी माँ का सहारा तो बनूंगी, मैं अपनी माँ के साथ रहूंगी। लेकिन कभी कभी ये ख्याल आता कि कहीं मेरी माँ भी मुझे अकेला छोड़कर न चली जाए, तो फिर मैं किसके सहारे अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी। लेकिन अब मुझे खुशी हो रही थी कि मेरी शादी होने जा रही है। मेरी माँ ने कहा था कि बेटा देखो, तुम्हें तुम्हारे सब्र का नतीजा मिल गया। ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए खुद हमारे घर रिश्ता भेजा है। तुम खुशी खुशी अपनी ससुराल जाओ और वहाँ हमेशा खुश रहना। मेरी माँ की प्रार्थना और उनका आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ रहता था। और फिर फाइनली मेरी शादी का दिन भी आ गया था। जिस दिन मेरी शादी थी, मुझे दुल्हन बनाया गया। मैंने देखा था कि मेरी शादी वाले दिन भी कुछ लोग मेरा मजाक बना रहे थे। मैं दुल्हन बनकर ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही थी। कभी कभी मुझे अपनी ऐसी शक्ल और भद्दे शरीर पर अफसोस होता था, लेकिन मेरे होने वाले पति ने मुझे पसंद कर लिया था। यही मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात थी। मैंने अपनी होने वाली सास के मुंह से सुना था कि उनका बेटा किसी काबिल और इंटेलिजेंट लड़की से शादी करना चाहता है, ना कि किसी ऐसी लड़की से शादी करना चाहता है जो कि सुंदर हो। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कह दिया था कि हमारे बेटे को रश्मिका बहुत पसंद है। पहली बार जिंदगी में मुझे ये शब्द सुनकर खुशी हुई थी कि किसी ने मुझे पसंद किया है। मैं अपनी इस शादी से बहुत खुश थी, और फिर फाइनली विदा होकर मैं अपनी ससुराल आ गई थी। अगर मुझे किसी की फिक्र थी तो वो थी मेरी माँ, जिनको तनहा छोड़कर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा था। लेकिन एक न एक दिन तो हर बेटी को अपने माता पिता को छोड़कर अपनी ससुराल जाना ही पड़ता है। मेरी माँ ने कहा था कि बेटा तुम फिक्र मत करो, हमारे घर में 2 कमरे हैं। मैं एक कमरे में किराएदार रख लूँगी, जिनसे मुझे हर महीना किराया भी मिल जाया करेगा, और घर में मेरे लिए उन लोगों का साथ भी हो जाएगा। मैं अपनी ससुराल आई तो मुझे खुशी हुई थी।
मेरे पति ने खुले दिल से मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। वो पढ़े लिखे और समझदार मर्द थे। उन्होंने कहा था कि मैं खूबसूरती और बदसूरती पर विश्वास नहीं करता। मुझे तो ऐसे लोग पसंद है जिनका चेहरा सुंदर नहीं हो बल्कि जिनका मन सुंदर हो, और तुम्हारा चेहरा तुम्हारे मन की तरह सुंदर है। उस दिन तो मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मुझे दुनिया की सारी खुशियां मिल गई हों। मेरे पति मेरा बहुत ख्याल रखते थे। उनका नाम नयन था और वो मेरा ख्याल रखने के साथ साथ मुझसे मोहब्बत भी करते थे। नयन मेरे लिए एक बहुत अच्छे हमसफर साबित हुए थे। मेरी शादी को धीरे धीरे एक हफ्ता गुजर गया था। मेरे ससुराल में मेरी सास और एक जवान नंद मौजूद थी। शुरू शुरू में तो उन लोगों का बिहेवियर मेरे साथ बहुत अच्छा रहा, लेकिन शादी को जैसे ही 1 महीना पूरा हो गया तो मेरी सास ने मुझसे कहना शुरू कर दिया कि बहू तुम पढ़ी लिखी हो, तुम्हें नौकरी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। मुझे नौकरी ज्वाइन करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन शादी के 1 हफ्ते बाद ही मेरी सास ने मुझे पूरी रसोई संभालने के लिए दे दी थी। वो दोनों माँ बेटी घर का कोई काम नहीं करती थी। मेरी सास ने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा काम मुझे अच्छी तरह से समझा दिया था, जिसे मैं अच्छी तरह से कर तो रही थी, लेकिन उसमें भी वो दोनों माँ बेटी कोई ना कोई कमी निकालती रहती थी। मेरी नंद तो हमेशा मेरी मजाक उड़ाती रहती थी कि मेरे इतने अच्छे भैया के साथ भाभी खड़ी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं उसकी बात पर खामोश रहती थी। कभी मैंने किसी को भी पलटकर जवाब नहीं दिया था। मेरी नंद शुरू शुरू में तो मेरे साथ बहुत अच्छी रही। मेरी सास ने नयन से भी बात की थी कि रश्मिका को हमें जॉब पर भेज देना चाहिए, लेकिन इस बात के लिए मेरे पति ने कहा था कि अभी वो नई नवेली दुल्हन है और अभी हमें अपनी शादी के दिनों को एंजॉय करना है। मेरे पति कुछ और कहते थे और मेरी सास मेरे पीछे नौकरी करने के लिए पड़ी रहती थी। मैं सोचती थी कि सारे दिन मुझे घर के कामों से फुर्सत नहीं मिलती, तो फिर ऐसे टाइम में मैं नौकरी कैसे करूंगी। मेरी नंद अभी पढ़ाई कर रही थी और वो कॉलेज जाया करती थी, लेकिन कॉलेज से आने के बाद वो सारा दिन अपने कमरे में रहती थी। कहती थी कि पढ़ाई करती हूँ, मगर मुझे अच्छी तरह से पता था कि वो पढ़ाई नहीं करती बल्कि किसी लड़के से फ़ोन पर बातें करती है। एक दिन मैंने खुद उसे अपनी आंखों से किसी लड़के से फ़ोन पर बातें करते हुए देखा था। मैंने सोचा कि ये तो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए एक दिन मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया और कहा कि बताओ तुम किससे फ़ोन पर बातें करती हो। वो घबरा गई और बुरी तरह से डर गई थी। उसने मुझसे कहा था कि भाभी इस बारे में किसी को कुछ मत बताना प्लीज़। मैंने उसे भरोसा दिलाया था कि मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन उसे एडवाइस दी थी कि वो कोई गलत कदम न उठाए। अगर वो किसी को पसंद करती है तो अपने घर वालों को बता दे, ताकि कोई गलत कदम उठाने से पहले उसकी शादी इज्जत के साथ उसके साथ हो जाए। लेकिन मुझे नहीं पता था कि ये काम करके मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मेरी नंद नीता ने मुझसे इस बात का बहुत बड़ा बदला लिया था। 2-3 दिन के बाद उसने मुझसे कहा कि भाभी मैं अपनी एक सहेली से मिलने के लिए जा रही हूँ, आप भी मेरे साथ चलो ना। मैंने उसे मना भी किया कि नहीं, घर में बहुत काम है, मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, मगर फिर भी वो मुझे ज़बरदस्ती अपने साथ ले गई। वो मुझे काफ़ी दूर जाने के बाद एक छोटे से घर में ले गई थी। जैसे ही हम उस घर के अंदर दाखिल हुए, वहाँ पर कोई भी नहीं था। नीता ने कहा कि भाभी आप यहाँ बैठो, मैं अपनी दोस्त को बुलाकर लाती हूँ। बाहर हॉल में रखे सोफे पर उसने मुझे बैठने के लिए कहा। मैं उस पर बैठ गई थी और वो खुद कमरे के अंदर चली गई। मैं बाहर बैठी हुई थी तो अचानक मुझे आवाज़ आई कि कमरे के अंदर नीता किसी लड़के से बात कर रही थी। वो उसी समय लड़के के साथ बाहर आ गई और उसने घर के दरवाजे का गेट बंद कर दिया। मैं तो घबराहट के मारे उठकर खड़ी हो गई थी। जैसे ही उस लड़के की नज़र मुझ पर गई तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहने लगा कि नीता तुम ये किसको ले आई हो, ये तुम्हारी भाभी है, तुम्हारे भाई की तो किस्मत ही फूट गई यार। इस पर नीता भी मुंह पर हाथ रखकर हंसने लगी और कहने लगी, अरे आकाश ऐसे मजाक मत बनाओ, ये मेरी भाभी है और तुम जानते हो ना कि मैं इन्हें यहाँ किस लिए लेकर आई हूँ। अब जल्दी से तुम अपना काम करो और हमें घर भेज दो। मैं बाहर जा रही हूँ, तुम्हारा वेट करती हूँ, मेरी भाभी को खुश कर देना। जैसे ही मैंने ये बात सुनी तो मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैंने नीता से कहा, नीता ये तुम क्या कह रही हो और ये लड़का कौन है? मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी थी। तभी नीता मेरे करीब आई। उसने मेरे बाल पकड़ लिया और कहने लगी कि चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरा दोस्त आकाश है, इसे लड़कियों की खूबसूरती का मज़ा चखने का बड़ा ही शौक़ है। मैंने सोचा कि क्यों ना कभी किसी की बदसूरती का नज़ारा भी इसे दिखा दिया जाए, और तुमसे ज़्यादा बदसूरत तो शायद इस दुनिया में कोई ही नहीं है। मैंने कहा, ये तुम क्या कह रही हो नीता?
उसके कहे हुए शब्द सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। नीता कहने लगी कि मुझे पता है कि तुम बहुत चालाक हो। तुमने मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से बात करते हुए पकड़ लिया और मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तुम किसी भी दिन मेरे भाई से मेरी शिकायत लगा सकती हो, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ समझाने के लिए लेकर आई हूँ कि मेरे साथ किसी तरह की कोई होशियारी मत करना, कभी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश मत करना। उसने मेरा बाजू पकड़ा और मुझे धकेल कर उस लड़के आकाश के ऊपर गिरा दिया। मैं जोर से चिल्ला पड़ी थी। उसने मुझे पकड़ा और वो जोर जोर से हंसने लगा। उसने नीता को बाहर जाने का इशारा किया। वो मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था और नीता दरवाजे तक पहुंच रही थी। मैं समझ गई थी कि मेरे साथ अब क्या होने वाला है। मैंने जल्दी से जोरदार धक्का उस लड़के को दिया। वो टेबल पर जा गिरा था। नीता जो बाहर का दरवाजा बंद करने ही वाली थी, इतनी ही देर में मैंने जोर से दरवाजा खोला और वो भी गिरने वाली थी, मगर उसने खुद को संभाल लिया। मैं वहां से भागने में कामयाब रही। भागकर उल्टी सीधी घर की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन भागकर जब मैं रोड तक आई तो अचानक एक बड़ी सी गाड़ी के सामने आ गई। मैं जैसे ही जमीन पर गिरी तो वो गाड़ी मेरी टांगों को रौंदते हुए चली गई थी। मेरी जोरदार चीख निकली और मेरी आंखों के सामने अंधेरा आने लगा था। वहां पर भीड़ इकट्ठी होने लगी। कुछ लोग कह रहे थे कि अरे हटो, रास्ता छोड़ो, और कुछ लोग कह रहे थे कि बेचारी लड़की को काफी चोट आई है। ये सारी आवाज मुझे आसपास से आ रही थी और फिर देखते ही देखते मेरी आंखें बंद हो गईं। मुझे नहीं पता था कि मुझे कब होश आया था, लेकिन जब मुझे होश आया तो मैं अस्पताल के बिस्तर पर मौजूद थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाकर देखा तो मैं खाली कमरे में लेटी हुई थी। मैं अपने शरीर को हिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मेरा शरीर किसी तरह की कोई हरकत नहीं कर पा रहा था। शायद मुझ पर बहुत तकलीफ थी। कुछ समय के बाद वहां पर नर्स आई और उसने मेरे पति को बुलाया। उनके साथ साथ मेरी माँ भी आई थी। नयन ने जब मुझे देखा तो बेचैनी से कहने लगे कि तुम कैसी हो रश्मिका, और तुम कहाँ गई थी? तुम्हारे साथ ये सब कुछ कैसे हुआ? लेकिन मैं उन्हें क्या बताती। फिर मुझे याद आया कि ये सब तो उनकी बहन ने किया था। ये बात मैं उनको कैसे बताऊं? ये सब कुछ नीता ने मुझे डराने धमकाने के लिए किया था, ताकि मैं आगे किसी के सामने उसकी सच्चाई न बता सकूं। मैंने तो फैसला कर लिया था कि मैं उसके बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन ये जो कुछ हुआ था, इससे मुझे ये पता चल गया था कि हमें किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और अगर किसी को अपनी तरफ से भरोसा दिलाना है तो उसकी दलील पेश करनी ज़रूरी है, क्योंकि हर कोई आपके शब्दों पर विश्वास नहीं करता। कुछ लोगों को दलील की भी ज़रूरत होती है। मैंने अपने पति को कुछ नहीं बताया। मैं खामोश रही, बिस्तर पर पड़ी रोती रही। मेरी माँ भी अस्पताल में मुझसे मिलने के लिए आई थी और हर किसी की जुबान पर यही शब्द थे कि ये सब कुछ कैसे हुआ। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया था, मगर मुझे जो पता चला उसने मुझे पूरी तरह से झंझोड़ कर रख दिया था। मुझे पता चला कि इस एक्सीडेंट में मेरी एक टांग पूरी तरह से डैमेज हो चुकी थी, जिसकी वजह से मैं लंगड़ी हो गई। मैं एक टांग से चल नहीं सकूंगी। ये बात जब मुझे पता चली तो मैं और ज़्यादा अपनी किस्मत पर रोने लगी और ऊपर वाले से यही शिकायत करने लगी कि पहले ही क्या मेरे अंदर कम कमियां थीं, जो एक और कमी मेरे अंदर डालकर लोगों को बातें बनाने का मौका दे दिया। मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा अपने पति पर था, जो मुझे ऐसे हाल में भी बहुत सपोर्ट कर रहा था और मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। मुझे डिस्चार्ज करवाकर घर ले आया गया था। फिर मुझे पता चला कि मेरे अंदर जो नई कमी आ गई है, उसकी वजह से अब सबने मुझे दोष देना शुरू कर दिया। मेरी सास, जो हमेशा मेरे साथ नॉर्मल हुआ करती थी, उनका मूड खराब हो गया था। घर के अंदर दाखिल होते ही उन्होंने कहा था कि बेटा, एक तो तुम वैसे ही बड़ी अजीब सी हो, लेकिन अब तो तुम लंगड़ी भी हो चुकी हो। माफ़ करना, मैंने नहीं सोचा था कि मेरे बेटे की किस्मत इतनी बुरी निकलेगी, जिसके भाग्य में ऐसी लड़की आ जाएगी। मेरे पति ने उस समय अपनी माँ को खामोश करवा दिया था, लेकिन मेरी सास के शब्द मेरे दिल को चीर कर रख गए थे। नीता के चेहरे पर कोई डर नहीं था। वो अभी भी मुझे धमका रही थी, कह रही थी कि मेरे बारे में किसी को कुछ भी बताने की कोशिश की तो अच्छा नहीं होगा। तुम लाचार अपनी गलती की वजह से हुई हो। अगर मेरे दोस्त को खुश कर देती तो शायद तुम्हारे साथ ऐसा ना होता, और वैसे भी अब तो तुम किसी के सामने मुंह खोलने के लायक भी नहीं रही हो। अगर तुम किसी को बताओगी कि तुम्हारी ऐसी हालत की जिम्मेदार मैं हूँ, तो तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत ही नहीं है। नीता बिल्कुल ठीक कह रही थी। मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया। बस मैं रोती रहती और अपने ऊपर वाले से शिकवा करती रहती थी कि आखिर मेरी जिंदगी में अभी और कितनी कठिनाइयां आनी बाकी है।
मेरा पति हर रोज़ अपनी नौकरी पर जाया करता था और रात को मेरे साथ एक अच्छा समय गुजारा करता था। मैं अपनी टांगों से लाचार हो गई थी और अपने ससुराल वालों के लिए बोझ बन गई थी। मेरी नंद तो मुझे हर तरह से परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी, लेकिन अब सास ने भी मुझे बहुत परेशान करना शुरू कर दिया था। वो छोटी छोटी बात पर मुझे ताना मारा करती थी कि तू लंगड़ी है, तूने मेरे बेटे की ज़िंदगी में आकर उसकी ज़िंदगी बर्बाद करती है। तुझ जैसी लड़की को मैं इसीलिए अपने घर की बहू बनाकर लाई थी ताकि तू नौकरी करे और मेरा बेटा आराम से बैठकर खाए, मगर तू तो लंगड़ी होकर बैठ गई है। अब तू क्या नौकरी करेगी? मगर मैं अपने इतने अच्छे और पढ़े लिखे बेटे की ज़िंदगी तेरे साथ बर्बाद होने नहीं दूंगी। मैं तुझे इस घर से और अपने बेटे की ज़िंदगी से जल्द ही निकाल दूंगी। मैं अपनी सास के सामने हाथ जोड़कर रोया करती थी और कहती थी कि कभी भी ऐसा वैसा कुछ मत करना। मैं तो नौकरी करना चाहती थी, लेकिन मेरी किस्मत में ऐसा हो गया तो मैं क्या करूं? मगर मजाल है कि मेरी सास पर कभी भी मेरे आंसू का कोई असर हुआ हो। मैं ऊपर वाले से कहती थी कि हे भगवान, तूने मुझे ऐसा क्यों बनाया? अगर ऐसा बनाना ही था तो फिर मुझे सब्र भी दे। बस प्रार्थना करने के अलावा मेरे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लंगड़ी लंगड़ी कहकर मेरी सास थकती नहीं थी और मेरी नंद सारा दिन मेरी मजाक बनाया करती थी। मेरे पति के सामने तो वो लोग कभी कुछ नहीं कहती थी, लेकिन पति के पीछे मेरी जिंदगी उन्होंने नर्क बना दी थी। मुझसे अपनी एक टांग खराब होने की वजह से घर का कोई काम नहीं होता था, लेकिन जबरदस्ती वो लोग मुझे घर के सारे काम करवाती थी और कहती थी कि तुझ जैसी लंगड़ी और बदसूरत लड़की को अपने घर की बहू बना लिया है, यही तेरे लिए बहुत है। अब हम तुझे यहाँ मुफ्त की रोटियां तोड़ने तो नहीं दे सकते। मैं खिचड़ खिचड़ कर घर के सारे काम करती थी। मेरी सास ने मेरी माँ का भी घर आना जाना बंद करवा दिया था। उनका कहना था कि अपनी बेटी से यहाँ मिलने के लिए कभी मत आना, और अगर अपनी बेटी की इतनी ही ज़रूरत है तो तुम उसे अपने साथ लेकर जा सकती हो। मेरी माँ भी जान गई थी कि उनकी बेटी कितने बड़े नरक में फंस गई है, क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि उनकी बेटी के लाचार हो जाने के बाद उसके साथ यहाँ बहुत बुरा सलूक होने वाला है। एक बार मैंने अपनी सास को बता दिया था कि ये सब कुछ आपकी बेटी की वजह से हुआ है। मैं लंगड़ी सिर्फ आपकी बेटी की वजह से हुई हूँ। ये बात सुनकर मेरी सास ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था और मेरा सर दीवार में देकर मार दिया था। उनका कहना था कि अपनी लाचारी का इल्ज़ाम मेरी बेटी पर लगा रही है। मैं अपनी बेटी के बारे में एक शब्द भी नहीं सुनूंगी। पहले ही तू मेरे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद कर चुकी है और अब मेरी बेटी पर नज़र रखने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, ये लोग दिन रात मुझे ताने दिया करती थी और मारती पीटती रहती थी। कुछ दिनों के बाद ही मुझे खबर मिली कि मैं अपने पति के बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये खबर सुनकर जहाँ मेरे पति खुश थे, वहीं मेरी नंद और सास का मुंह लटक गया था। उन्होंने मेरे पति के सामने तो मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके जाने के बाद कहने लगी कि ये बच्चा इस घर में जन्म नहीं लेगा। इस बच्चे के इस दुनिया में आने से पहले ही मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। मैंने अपनी सास से कहा, लेकिन माँ जी, ये बच्चा आपके परिवार का खून है। आखिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? मुझसे नफरत सही, लेकिन इस बच्चे से तो आप नफरत मत करो। मेरी सास कहने लगी कि ऐसा नहीं हो सकता। मैं अपने बेटे की शादी किसी दूसरी लड़की से करवाना चाहती हूँ। अरे मैं तो तुझे यहाँ पैसे कमाने की मशीन समझकर लेकर आई थी, मगर तू तो उल्टा हम पर ही बोझ बन गई है। क्या यही दिन देखने के लिए मैंने अपने बेटे को इतना पढ़ाया लिखाया था? अरे मेरे बेटे को तो बहुत अमीर घर की और सुंदर लड़की मिल सकती थी, मगर मैंने तुझे सिर्फ इसीलिए पसंद किया था क्योंकि तू अच्छा कमाया करती थी। मैंने सोचा कि हम लोग सारी जिंदगी तेरी कमाई बैठकर खाएंगे, लेकिन तू तो ठीक से चलने लायक भी नहीं रही, तो किसी काम की नहीं है, इसलिए हमारे घर में भी नहीं रहेगी। और ये बच्चा, अगर ये बच्चा भी इस दुनिया में आ गया तो ये भी तुझ जैसा लंगड़ा, काला और बदसूरत ही पैदा होगा। और मैं नहीं चाहती कि जिस तरह दुनिया तेरा मजाक बनाती है, मेरे बेटे के बच्चे का भी इसी तरह से मजाक बनाए। उनके ये शब्द मेरी आत्मा पर वार कर रहे थे। मेरा एक एक दिन बड़ी मुश्किल से गुजर रहा था। कई बार मैंने सोचा था कि मैं अपने पति को ये सब कुछ बता दूं, लेकिन मेरी सास और नंद ने मुझे डरा धमका कर रखा था कि तू नयन को कुछ भी नहीं बताएगी, और अगर तूने कुछ भी बताने की कोशिश की तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा। मैंने उनसे कहा था कि मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं उनको आपके बारे में कुछ नहीं बताऊंगी, लेकिन आप मुझे इस घर से मत निकालना। आखिर मैं यहाँ से जाने के बाद कहाँ जाऊंगी? मैं अपनी माँ को परेशान नहीं करना चाहती। वक्त इसी तरह से गुजरता जा रहा था और मेरा चौथा महीना लग गया था। मुझे तो लगता था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी सुकून से गुजरेगी,
लेकिन मैं ये नहीं जानती थी कि नर्क के बाद भी एक और नर्क होता है और लोगों का मुंह हम कभी भी बंद नहीं कर सकते। जिस तरह लोग मुझे शादी से पहले नेगेटिव कमेंट्स दिया करते थे, उस तरह शादी के बाद मेरे ससुराल वाले ही मुझे नेगेटिव कमेंट्स दे रहे थे। यहाँ तो मेरी सास और नंद ने मुझे एक्सेप्ट ही नहीं किया था। अगर पति मुझे एक्सेप्ट करता भी था तो ये लोग मुझे मेरे पति के साथ ज़्यादा रहने नहीं देती थी। मेरा पति जब भी कमरे में आता उसे किसी न किसी बात में उलझा लिया करती थी और चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा मेरा पति मुझसे दूर रहे, और हमेशा मेरे पति के दिमाग में ये बात डालती रहती थी कि बेटा, हमें नहीं पता था कि रश्मिका के साथ ऐसा हो जाएगा। मेरा बेटा भी सोचता होगा कि मेरे बेटे की शादी किस लड़की के साथ हो गई है जिसके अंदर ढेर सारी कमियां हैं। लेकिन नयन अपनी माँ से कहते थे कि नहीं माँ, ऐसा कुछ नहीं सोचता मैं, रश्मिका बहुत अच्छी लड़की है और मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ, और अब तो वो मेरे बच्चे की माँ भी बनने वाली है। ऐसे समय में मेरा पति मेरा ज़्यादा ख्याल ना रखे, इसलिए मेरी सास और नंद की यही कोशिश होती थी कि वो मेरे पति को जितना हो सके मुझसे दूर रखें। मेरे दिन और रात रोते हुए गुजर रहे थे। मैं खामोश करके सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी। मुझे उम्मीद थी कि एक दिन मेरे साथ अच्छा ज़रूर होगा, मगर मैं गलत थी। अब तो मेरे साथ और ज़्यादा बुरा होने वाला था। ये मैं नहीं जानती थी। जब मेरी नंद ने मुझ पर गलत इल्ज़ाम लगा दिया, उसने मेरी इज्जत को दांव पर लगा दिया था। सब लोग खाना खा रहे थे, सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मैंने अपनी सास के लिए परहेज का खाना बनाया था और पति काम से थके हारे घर वापस आए थे। नीता खामोशी से खाने में बिजी थी, मगर उसकी नज़र लगातार मुझ पर थी। मैंने महसूस किया कि वो किसी मौके की तलाश में है, क्योंकि मैं उसे अच्छी तरह से जान गई थी। अचानक उसने एक गहरी सांस ली और कहने लगी कि मम्मी, आपको पता है कि मैंने भाभी को कल रात किसी से छुपकर फ़ोन पर बातें करते हुए सुना था। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि भैया इनको मोबाइल न दे, लेकिन भाभी मोबाइल का गलत इस्तेमाल करने लगी है। मेरे तो ये सुनकर पैरों तले से ज़मीन निकल गई थी। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा तो मेरे पति ने भी चौंक कर मेरी तरफ नज़र डाली। मेरी सास ने कहा कि ये क्या कह रही हो बेटा? मेरी सास ने हैरानी से पूछा। मेरी नंद कहने लगी कि मम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं जानती हूँ कि भैया ने भाभी को उनकी प्रेगनेंसी के दिनों में उनसे बात करने के लिए ही मोबाइल उनको दिया है, मगर जब से भाभी के पास मोबाइल आया है वो ज़्यादातर समय मोबाइल को ही देती हैं। मैंने खुद सुना, वो किसी से बहुत धीमी आवाज़ में बातें कर रही थी और जैसे ही उन्हें एहसास हुआ वो फ़ौरन ही खामोश हो गई। ये झूठ है, मैंने चिल्लाते हुए कहा। आखिर तुम कितना झूठ बोलोगी नीता? तुम कई बार मुझे फंसा चुकी हो। नयन, आपको नहीं पता कि आपकी बहन मुझे एक बार झूठ बोलकर किसी लड़के के हवाले करने के लिए चली गई थी। मैंने अपने पति की तरफ देखकर कहा तो मेरी सास फिर चिल्ला उठी और कहने लगी कि बेटा, बस अब मेरी बर्दाश्त हद से बढ़ चुकी है। तुम्हारी पत्नी हमेशा तुम्हारी बहन पर इल्ज़ाम लगाती रहती है और आज भी वो तुम्हारे सामने उस पर इल्ज़ाम लगा रही है और तुम खामोशी से सुन रहे हो। मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताया कि यह हमारे साथ भी घर में बहुत बुरा बर्ताव रखती है। अपनी सास के मुंह से ये शब्द सुनकर मैंने उन्हें चौंक कर देखा था कि वो कितना साफ झूठ बोल रही है। उधर मेरी नंद जहरीली मुस्कुराहट अपने चेहरे पर सजाए हुए थी। नीता ने कहा कि भाभी, आप तो कहती हो कि सच्चाई कभी नहीं छुपती, तो फिर आप सच्चाई से इतना क्यों घबरा रही हो? हाँ भैया, भाभी का बर्ताव हमारे साथ हमेशा ही बुरा रहा है। अरे हमने तो भाभी को आपके लिए चुना, लेकिन ये तो हम लोगों को अपना दुश्मन ही समझती हैं। हम तो हमेशा आपकी वजह से ही चुप रहे। हमने कभी भाभी की शिकायत आपसे इसीलिए नहीं की क्योंकि आप उनसे मोहब्बत करने का दावा करते हो, लेकिन सच तो यह है कि ये औरत आपके लायक और इस घर के लायक बिल्कुल भी नहीं है। मेरे पति की आंखों में मुझे खून खौलता हुआ नजर आ रहा था। उन्होंने मुझे घूर कर देखा। मैंने महसूस किया कि मेरे दिल की धड़कनें तेज हो रही हैं, जैसे मेरा सांस रुकने वाला हो। मेरे पति ने चिल्लाकर कहा कि रश्मिका, ये सब क्या है? ये दोनों क्या कह रही हैं? मैंने कहा कि ये सब झूठ है नयन, ये सब इन दोनों की साजिश है। ये दोनों मुझे आपकी ज़िंदगी से निकालना चाहती हैं। मैंने कभी आपको इनके बारे में नहीं बताया। तो वो कहने लगी कि अच्छा, हम झूठ बोलते हैं तो तुम इस बात को साबित करो। मेरी सास ने मुझे घूरते हुए कहा। ये वो लम्हा था जब मुझे एहसास हुआ कि जब कोई इंसान तुम्हें गिराना चाहे तो वो तुम्हारी सबसे छोटी कमज़ोरी को ही तुम्हारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। मेरी सास ने कहा, क्या तुम्हारे पास इस बात का सबूत है? मेरी सास ने मुस्कुराते हुए कहा था। मैं उन लोगों की चाल को अच्छी तरह से समझ गई थी। मेरे पति को यकीन हो चुका था कि उनकी बहन और माँ बिल्कुल ठीक कह रही हैं।
मेरे पति ने कहा कि रश्मिका, मैंने तुम पर बहुत भरोसा किया था, ये सब तुमने क्यों किया? मैंने अपने पति से कहा कि नयन, आप भी मुझ पर शक कर रहे हो, मुझे आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मेरी सास तभी बोल पड़ी और कहने लगी कि शक? अरे बात जब इज्जत पर आ जाती है तो शक भी बहुत बड़ी चीज बन जाता है। ये सुनकर मैं खामोश हो गई। मेरे पति अब बोल पड़े थे। वो गुस्से से खड़े हो गए और कहने लगे कि यह सब कब से चल रहा है। उनकी आवाज अब गूंज रही थी। मेरी नंद ने अपना सर झुका लिया जैसे वो बहुत मासूम हो। मेरी सास ने धीमे से कहा कि बेटा, हमें नहीं पता कि ये सब कुछ कब से चल रहा है, मगर हमें शक है कि कुछ गलत जरूर है। ये शब्द मेरे दिल को तोड़ रहे थे। मैंने बेबसी से अपने पति की तरफ देखा। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। मुझे तो लगता था कि वो मेरा साथ देंगे। उनके चेहरे पर अब मुझे सख्ती नजर आ रही थी। उन्होंने कहा कि रश्मिका, जब तक सब कुछ क्लियर नहीं हो जाता तुम्हें यहाँ से जाना होगा। उनके शब्द मेरे लिए बिजली बनकर गिरे। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा कि आप अपनी पत्नी पर शक कर रहे हो, ऐसी हालत में मैं कहाँ जाऊंगी? उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं पता, कहीं भी जाओ, लेकिन यहाँ मत आना। मैं समझ गई थी कि अब यहाँ पर भी मेरी सफाइयाँ कोई काम नहीं आएंगी, इसलिए मैंने कमरे में जाकर अपना सामान पैक किया और मैं अपनी माँ के घर आने के लिए तैयार हो गई थी। मुझे मेरे पति ने जाते हुए नहीं रोका था। मुझे उन पर बहुत गुस्सा आ रहा था। मैं अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रो रही थी। ये वही घर था जिसमें एक दिन मैं दुल्हन बनकर दाखिल हुई थी और आज उसी घर से मुझे निकाला जा रहा था। मैं अपनी माँ के पास वापस आ गई, मगर दिल में एक अजीब सा जख्म लेकर। अब मैंने सोच लिया था कि मुझे किसी से भी कोई उम्मीद नहीं लगानी। मैं अपनी माँ के गले से लगकर बहुत रोई थी और अब मेरी माँ भी मुझे उस दलदल में दोबारा नहीं भेजना चाहती थी। उन्होंने कहा था कि बेटी, जो भी हालात होंगे, जैसे भी होंगे, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगी और तुम्हें अपने सीने से लगाकर रखूंगी। अब मैं अपनी माँ के साथ रहने लगी थी, मगर मुझे सबसे ज्यादा परवाह अपने बच्चे की थी। किराएदारों से जो किराया आता था उनसे हम दोनों माँ बेटी अपना गुजारा कर लिया करते थे, लेकिन मुझे अपने होने वाले बच्चे की फिक्र थी। मैं दिन रात ऊपर वाले से प्रार्थना करती थी कि जिस तरह से मैंने अपने पिता के बिना बहुत बुरा समय देखा है, उस तरह का समय मेरा बच्चा तो न देखे। और मैं तो लाचार हूँ। मेरी माँ ने तो नौकरी करके मेरी परवरिश की, लेकिन मैं अपने बच्चे की परवरिश कैसे करूँगी? मैं तो लाचार हो चुकी हूँ। बस यही सोच सोच कर मैं रोती रहती थी। लेकिन एक दिन मेरी प्रार्थना रंग ले आई थी। ऊपर वाले ने मेरी सारी प्रार्थनाओं का नतीजा मुझे दिखा दिया था। कुछ दिन बाद मेरे पति रात के समय घर वापस आए थे। जब उन्होंने अपनी माँ और बहन को आपस में बातें करते हुए सुन लिया था, मेरी सास और मेरी नंद आपस में बातें कर रही थी। मेरी नंद कह रही थी कि माँ, हमने भाभी को हमेशा हमेशा के लिए इस घर से निकाल दिया। आखिर ये सब करने के लिए हमने कितनी मेहनत की और कितनी सारी चालें चली, बल्कि मेरी वजह से तो वो बेचारी लंगड़ी भी हो गई। ये कहकर वो जोर जोर से हंस रही थी। जब मेरी नंद की आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी और मेरी सास ने कहा कि हाँ, मैं भी यही चाहती थी कि मेरा बेटा खुद उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दे और अब वो कभी इस घर में वापस न आए। जल्द ही मैं अपने बेटे के दिल में उसके खिलाफ और ज़्यादा जहर भर दूंगी और फिर वो उसे डिवोर्स दे देगा। ये सुनकर मेरे पति का खून खौल उठा था। वो धीमे धीमे चलते हुए अपनी माँ और बहन के पास गए और उसने उन दोनों की बातें सुन ली। उनको डांटना शुरू कर दिया कि ये सब कुछ आपने किया है। ये देख कर कि उनका बेटा उनकी सारी बातें सुन चुका है, उन दोनों माँ बेटी का चेहरा फक पड़ गया था। उन्होंने फौरन बहाने बनाने शुरू कर दिए थे, मगर वो जान चुका था कि उसकी पत्नी बेगुनाह थी और उनकी माँ बहन ने सिर्फ अपनी जिद में ये सब कुछ किया था और उनकी माँ भी मुझे पसंद नहीं करती थी। मेरे पति ने अपनी माँ और बहन को बहुत डांटा था और फिर वो फौरन ही मुझे लेने के लिए आ गए थे। उन्होंने मुझसे आकर माफ़ी मांगी और सब कुछ बताया। मेरा आखिरी महीना चल रहा था और मेरे बच्चे को भी अपने पिता की ज़रूरत थी। मेरी ज़िंदगी जैसे मेरे बच्चे की ज़िंदगी ना हो जाए, इसलिए मैंने अपने पति को माफ़ कर दिया। उन्होंने कहा कि मैंने तुम पर शक करके बहुत बड़ी गलती की। उनकी आंखों में मुझे पछतावा साफ नज़र आ रहा था। मैंने उन्हें गौर से देखा और फिर सर झुका लिया। मेरे पति मुझे हमारे घर वापस लेकर नहीं गए, बल्कि उन्होंने अपनी माँ और बहन से अलग रहने का फैसला कर लिया था। कुछ दिन उनकी माँ और बहन हमसे अलग रही, लेकिन अपने बेटे की नाराज़गी ने मेरी सास को तोड़कर रख दिया था। मेरे पति उनके पास भी जाते थे, उनको पैसे भी दिया करते थे, लेकिन उनके साथ नहीं रहते थे। उन्होंने मेरे लिए एक किराए का घर लिया था जिसमें मैं और मेरे पति रहते थे। मैंने बेटी को जन्म दिया था और मेरी बेटी अपने पिता की तरह बहुत सुंदर थी।
जो मुझ पर बिल्कुल भी नहीं गई थी। लेकिन एक दिन मेरी सास सीढ़ियों से उतर रही थी जब वो बहुत बुरी तरह से गिरी और उनकी एक टांग टूट गई थी। वो अपनी किस्मत पर रोने लगी थी। उन्हें समझ आ गया था कि मुझे बार बार लंगड़ी कहने का उनको ये नतीजा मिला, और मेरी नंद वो जिस लड़के से मोहब्बत करती थी, उसे अकेले में मिलने के लिए जाती थी, उसने उसका गलत फायदा उठाया। इस तरह से मेरी नंद की इज्जत पर भी दाग लग गया था और उसने उसे ठुकरा दिया था। मेरी नंद और मेरी सास को अपने किए की सजा मिल गई थी। वो दोनों रोती बिलखती मेरे घर आईं और मेरे पैरों में गिरकर मुझसे माफी मांगने लगी। मेरी सास ने जब मुझे अपनी टांग दिखाई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी, और फिर मैंने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि तो दुनिया में ही लोगों को उनके किए की सजा दे देता है। मैंने उन दोनों को माफ कर दिया क्योंकि उनको उनके किए की सजा मिल चुकी थी। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले।